प्रिय शिक्षार्थियों, इसके पहले आप लोगों ने आज़ादी के बाद हिंदी कहानी में आए बदलावों और आंदोलनों के संदर्भ में नई कहानी के स्वरूप, उसकी अवधारणा, उसके विकास के बारे में जाना। साथ ही साथ उस कहानी आंदोलन को प्रतिष्ठित करने में जिन महत्वपूर्ण रचनाकारों का योगदान रहा है, उसे भी आप लोग जान चुके हैं। इस सत्र में हम आपको साठोत्तरी कहानी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इस नाम से ही स्पष्ट है कि 1960 के बाद जो हिंदी कहानी की विकास परंपरा शुरू होती है और यह कहीं ना कहीं आज तलक लागू है, चालू है, तो इस दौरान साठोत्तरी कहानी में कई महत्वपूर्ण, यूं कह सकते हैं कि कुछ जरूरी कथा आंदोलन हुए और उनका अपना अपना महत्व है। जैसे सचेतन कहानी, औ कहानी, सहज कहानी, और इन तीनों कहानी आंदोलनों को अगर आप दशकों में बांट कर देखना चाहेंगे तो ये तीनों के तीनों, अर्थात सचेतन, औ कहानी, सहज कहानी, इनका संबंध 7वें दशक से रहा। इसी तरह समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, इनका संबंध 8वें दशक से रहा और समकालीन कहानी जो 90 के बाद हमारे सामने आती है, उसका एक अलग महत्व रहा है, उसकी एक अलग पहचान रही है। इस सत्र में हम इन कहानियों पर बात करेंगे, लेकिन समकालीन कहानी चूंकि पिछले 30-35 वर्षों से इसने एक अलग मुकाम प्राप्त किया है और वह आज भी लिखी जा रही है और उसमें तमाम युवा रचनाकार भी शामिल हैं, हम उसे कभी और उस पर बात करेंगे। लेकिन सचेतन, औ कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी से आप लोगों को रूबरू कराना यहां हमारा उद्देश्य है। प्रिय विद्यार्थियों, सचेतन कहानी, इसका जो सूत्रपात है, इसे आप यूं देख सकते हैं कि 1954 में आधार पत्रिका का सचेतन कहानी विशेषांक आता है और इसे आप कहानी आंदोलन का, सचेतन कहानी आंदोलन का सूत्रपात मान सकते हैं। और इसके सूत्रधार थे महीप सिंह। नई कहानी में जो एक नैराश्य बोध था, अजनबियत थी, नकारात्मकता थी, वैयक्तिकता थी, आत्मकेंद्रिकता थी, इसके विरोध में
सचेतन कहानी आंदोलन सामने आता है और महीप सिंह जो इसके सूत्रधार हैं, उन्होंने खुद कहा है सचेतन के बारे में कि सचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। जीवन को जीना और जीवन को जानना, यह बहुत ही एक सकारात्मक सोच है और हम यहां पाते हैं कि अगर उसमें सचेतनशीलता रहेगी, सचेतनशील होकर जीवन को जानना और जीवन जीना, तो जीवन की अर्थवत्ता प्रमाणित होती है। तो एक सकारात्मक सोच का दावा करते हैं, जीवन को जीते हुए उसे जानने का जो आशय है वह व्यापक अनुभव संसार को बटोरना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महीप सिंह ने नई कहानी की सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता को फ्रांस के प्रतीकवादियों से जोड़कर देखा। यानी वो मानते हैं कि ये जो नई कहानी है वह फ्रांसीसी प्रतीकवाद से प्रभावित थी। इसलिए सचेतन कहानी के अंतर्गत वो अपनी दृष्टि के मार्फत नई कहानी का विरोध करते हैं और इस पर अवसरवादिता का आरोप लगाते हैं। स्वयं महीप सिंह ने कहा कि समय और सुविधा देखकर दर्शन की स्थापना का सबसे छिछला उदाहरण अभी हाल में ही देखने में आया है। हवा के बहाव को देखते हुए झट से प्रगतिशीलता का जामा ओढ़ ले तो इसे घोर अवसरवादिता के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। इस कथन के माध्यम से हम देखते हैं कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहीं ना कहीं अतिवाद का शिकार है, जो अतिवाद कभी नई कहानी के सूत्रधारों ने भी दिखाया था। प्रिय विद्यार्थियों, महीप सिंह सचेतन की व्याख्या करते हुए इसे आधुनिकता की दृष्टि मानते हैं। उनका मानना है कि आधुनिकता नई परिस्थितियों में संस्कार कर और संस्कारित परिस्थितियों को अनुभूति की संपृक्ति में चित्रित करने की ओर प्रेरित करती है और जो यह कहानी आंदोलन है, सचेतन कहानी है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सचेतन कहानी जो है वह सार्त्र के अस्तित्ववाद के जो सक्रिय और सकारात्मक पक्ष है उससे अपना संबंध जोड़ती है। एक पुस्तक है अस्तित्ववाद और मानववाद।
उस पुस्तक के हवाले जो स्वतंत्रता है और प्रतिबद्धता है, उससे इस कथा आंदोलन को जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये दोनों स्वतंत्रता और जो दूसरा शब्द है जिससे जोड़ा जाता है प्रतिबद्धता, यह पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं करते हैं और इसके बड़े मायने होते हैं। सार्त्र का जो एंग्विश शब्द है, उस शब्द को सचेतन का पर्याय मानकर चलते हैं या सचेतन का पर्याय एंग्विश में देखते हैं और ये कहते हैं कि सक्रियता और दायित्व को महत्व देते हैं इस कथा आंदोलन के रचनाकार। अब एक सवाल उठता है कि सार्त्र के इस सिद्धांत से, उनके विचार से इस कथा आंदोलन को जोड़कर देखना, यह कहीं ना कहीं इसके प्रवर्तक के हीनताबोध का परिचायक लगता है। अवधारणा या रचना के स्तर पर सचेतन कहानी नई कहानी के समकक्ष नहीं हो पाई है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि परस्पर विरोधी बहुत सारे रचनाकार इस कथा आंदोलन में सक्रिय होते हैं। मसलन आनंद प्रकाश, जैन और कमल जोशी, ममता अग्रवाल और हृदयेश, मधुकर सिंह, हिमांशु जोशी। अब आप देखिए, ममता का अग्रवाल जो बाद में ममता कालिया के नाम से आती हैं, उन्होंने दूसरे कथा आंदोलन से अपने को जोड़ा। मधुकर सिंह और हिमांशु जोशी ये दोनों बाद में समांतर कहानी आंदोलन से जुड़े। जगदीश चतुर्वेदी जो कविता और कहानी के बड़े नाम हैं, तो इस तरह से इसमें जो परस्पर विरोधी तमाम प्रवृत्ति वाले लेखक, उनका जमावड़ा सचेतन कहानी को वह मुकाम नहीं दे पाए। बावजूद इसके इस कथा आंदोलन में उल्लेखनीय लेखकों में आप महीप सिंह का नाम ले सकते हैं, धर्मेंद्र गुप्त का नाम ले सकते हैं, कुलभूषण जी हैं और मनोहर चौहान जैसे चर्चित कहानीकार इस आंदोलन में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कथा आंदोलन के बाद एक दूसरी कथा परंपरा, या यूं कहें कि एक दूसरा कथा आंदोलन जिसका कुछ महत्व भी है, उससे आपको परिचित कराना चाहते हैं, और उस कथा आंदोलन का नाम है ओ कहानी। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में एक आध बातें मैं करना चाहूंगा, आप लोगों से परिचित कराना चाहूंगा उन तथ्यों की ओर कि फ्रांस में स्वीकृत और परंपरागत विधाओं का हमेशा निषेध हुआ और उसे अस्वीकार किया गया। एंटी नोवेल, एंटी स्टोरी, एंटी ड्रामा, ये एक वहां भी
फ्रांस में आंदोलन था जिसका नेतृत्व एलन राब और नतानी सारात दे रहे थे एंटी स्टोरी के क्षेत्र में। हिंदी में इसकी संकल्पना गंगा प्रसाद विमल करते हैं और वे कथा के स्वीकृत आधारों का विरोध करते हुए किसी भी तरह की मूल्य स्थापना, चाहे वो भारतीयता क्यों न हो, उसका अस्वीकार होता है और इस मूल्य, इस भारतीयता, इस परंपरागत विधा का निषेध और अस्वीकार का नाम हम अकहानी कह सकते हैं। इसका मूल और जो है वह बताया कि फ्रांस से जुड़ा हुआ रहा है और अकहानी में जो तत्कालीन यूरोपीय साहित्य संसार के अनेक प्रभावों को घुला मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे आपने सुना होगा एब्सर्ड थिएटर, विसंगत या असंगत नाटक, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद, बीट जेनरेशन, इन तमाम आंदोलनों के तत्व अकहानी में हम पाते हैं। और यहां भी है नई कहानी की तरह, लेकिन नई कहानी से कुछ आगे चलकर अकहानी में हम ये पाते हैं कि जो राजनीति के प्रति मोहभंग और हताशा का भाव अधिक सघन होता है और बिंब निर्माण और प्रतीक विधान का पूरी तरह से तिरस्कार होता है। मृत्यु, भय, आशंका, संत्रास, टूटन, अकेलापन, इन तमाम विसंगतियों को अकहानी के कथाकार जीवन यथार्थ के रूप में चित्रित करते हैं। अकविता की तरह आप जानते हैं अकविता एक एक कविता आंदोलन है, उसकी तरह अकहानी में भी यौन का खुला चित्रण मिलता है और यौन की खुली अभिव्यक्ति को इन कहानीकारों ने अपनी क्रांति का सशक्त माध्यम बनाया है। साथ ही साथ संरचनात्मक परिवर्तन इन कहानियों में परिलक्षित होता है। कथा तत्व का लगभग अभाव पाया जाता है। न तो घटनाओं का महत्व है और न ही पात्रों के चरित्र चित्रण का महत्व है। साथ ही साथ अनिश्चय, त्रास, निर्णयहीनता को एक दार्शनिक अंदाज में जीने वाले पात्रों का चरित्र चित्रण यहाँ हम पाते हैं। इन कहानियों को पढ़कर न तो पाठक को संतुष्टि मिलती है और न ही उसे कोई आनंद आता है, बल्कि एक तरह की अतृप्ति, ऊब और झुंझलाहट इन कहानियों से उत्पन्न होती है। फिर भी इस कथा आंदोलन का हिंदी कथा के विकास में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका
गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दुधनाथ सिंह, राजकमल चौधरी और अकविता के कवि और कहानी के रचनाकार जगदीश चतुर्वेदी। आप चाहें तो इनकी तमाम कहानियाँ पढ़ सकते हैं। जैसे या कुछ महत्वपूर्ण कहानियों की ओर मैं इशारा करना चाहूँगा। जैसे गंगा प्रसाद विमल ने झूठ, विध्वंस, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ लिखी। बीच की दरार भी है उनकी, ये चर्चित कहानियाँ हैं। उसी रूप में मेरा सुझाव रहेगा कि रविंद्र कालिया की महत्वपूर्ण कहानी काला रजिस्टर का आप पठन कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। उनकी एक और महत्वपूर्ण कहानी है डरी हुई औरत, या फिर दुधनाथ सिंह की आइसबर्ग, रक्तपात, रीछ जैसी कहानियाँ। राजकमल चौधरी जो कि जिन्होंने कविता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी महत्वपूर्ण कहानी कहानी के दौर की कहानी अग्निस्नान और मछली जाल। जगदीश चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण कहानियों में फ्लर्ट, बुढ़ापे की गंध, उदास गुलमोहर, इस तरह की तमाम कहानियां हैं। मसलन इन कहानियों के आधार पर आपकी नई कहानी के बारे में सोच और अधिक विकसित हो सकती है। अस्तु, कहानी का पूरा बल प्रचलित और स्थापित मूल्यों के अस्वीकार और निषेध पर रहा है। इसका कोई सामाजिक और रचनात्मक आधार न होने के कारण हिंदी कथा आंदोलन में या जनता, आम जन के सामने, आम पाठक के सामने यह महत्व स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन कथा आंदोलन के संदर्भ में कहानी को हम नहीं छोड़ सकते। इसके पश्चात एक नया कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे आप समांतर कहानी के नाम से जान सकते हैं। नई कहानी के दौरान आपको बताया गया था, नई कहानी के त्रयी में से कमलेश्वर जी का नाम, और कमलेश्वर जी को जब सारिका के संपादन का दायित्व मिला 8वें दशक के प्रारंभ में, वहीं से हम समांतर कहानी की शुरुआत मान सकते हैं। तमाम कहानी आंदोलन, तमाम गुटबाजियां, तमाम गुटबंदियां, इन सब से कहीं न कहीं हिंदी के कहानीकार, हिंदी के पाठक तंग आ चुके थे। और इन तमाम रचनाकारों की भी इच्छा थी, और कमलेश्वर जी ने भी यह प्रस्तुत किया कि तमाम गुटबंदियों से, तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं, तमाम तरह के जो छोटे छोटे आंदोलन हैं, इन सब की समाप्ति होनी चाहिए और तमाम रचनाकारों को एक आंदोलन में जुड़ना चाहिए, वह है समांतर कहानी। आपको बताया जाए कि सारिका पूंजीवादी घराने की पत्रिका थी, और उसके लिए दूर दराज में जाकर गोष्ठियों का आयोजन करना, लोगों से जुड़ना, जनजीवन से जुड़ना और अपने विचारों को दूर दराज में जाकर प्रचारित करना, अपने उद्देश्यों को जाहिर करना, यह कोई असंभव काम नहीं था। तो इसका कमलेश्वर जी ने, यूं कह सकते हैं कि लाभ उठाया, और तमाम आंदोलनों
को एक साथ लाने के लिए उन्होंने एक आग्रह किया। आयोजन हुए, गोष्ठियां आयोजित हुई और समांतर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम वक्तव्य और कहानियों ने अपना योगदान दिया उसे विकसित करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता से मुक्त होकर और पीढ़ी मुक्त लेखन, बद्धमूल चिंतन, ये दो नारे, यानी जब हम पीढ़ी मुक्त लेखन कह रहे हैं, इस आंदोलन में हम हर पीढ़ी के रचनाकार को शामिल कर सकते हैं। उसमें उम्र का, वय का कोई अंतर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि रचना का सरोकार आम आदमी से होना चाहिए। पहली मर्तबा हिंदी कथा आंदोलन में आम आदमी की संकल्पना विकसित हुई और उन्होंने सारिका के अक्टूबर 1974 में यह लिखा कि यह पूरा देश अब एक भयंकर दलदल बन चुका है और इसे दलदल बनाने वाले लोग प्राचीरों, परकटों पर जाकर बैठ गए हैं और दलदल में फंसते, दम तोड़ते आम आदमी के मरण का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इस आम आदमी का जो नारा, आम आदमी का जो स्लोगन कमलेश्वर जी ने दिया, हमें नहीं पता कि यह आम आदमी कौन है। उन्होंने जो आम आदमी की बातें कही, वो कहीं ना कहीं निर्गुण, अमूर्त, अरूप और निराकार के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह उन्होंने आम आदमी की पक्षधरता की बात तो कही, लेकिन आम आदमी के विरोध, आम आदमी का प्रतिरोध किसके विरुद्ध, यह उन्होंने खुलकर नहीं कहा। ये पक्षधरता जो है वह किसके विरोध में पक्षधरता है, इस पर भी उन्होंने कोई स्पष्ट राय नहीं दी। इसलिए समांतर कहानी, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण रचनाकार रहे, शेरा यात्री, मेहरुन्निसा परवेज, स्वदेश दीपक, जितेंद्र भाटिया जो आज भी लिख रहे हैं, इब्राहिम शरीफ, निरुपमा सोबती और आज भी कहानी में सक्रिय सुधा अरोड़ा, जो इस कथा आंदोलन में आई थी बगैर तरासे हुई। बहरहाल समांतर कहानी में बहुत जो है सीमाएं रही हैं, बावजूद उसके इस कथा आंदोलन की अपनी भूमिका हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इसी रूप में एक नया कहानी आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम सक्रिय कहानी है। एक महत्वपूर्ण पत्रिका, मंच है और उसका संपादन राकेश वत्स करते हैं। राकेश वत्स ने यह कहा कि जो हमारी स्वदेशी सत्ता है, इस स्वदेशी सत्ता ने कमजोर, बेबस, निरीह, अभावग्रसित जनता को
उसे अन्याय और शोषण से मुक्ति दिला नहीं पाई है। इसलिए उनका कहना था कि साहित्यकारों को समाज में जागरूकता, सक्रियता, संघर्षशीलता और आत्मविश्वास जैसे भावों को भरना चाहिए। उसी तरह की कहानियाँ लिखी जानी चाहिए। भूख, बीमारी, नंगापन, शोषण, इसके साथ साथ रूढ़िग्रस्त विचार, दब्बूपन, मानसिक जकड़न, सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध और इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर कहानियाँ लिखी जाएं तो आमजन सक्रिय होंगे और उनमें एक जागरूकता आएगी। इसलिए उन्होंने कथाकारों से यह आग्रह किया था, जिसमें आप देख सकते हैं धीरेन्द्र अस्थाना का नाम या सुरेंद्र कुमार का नाम। शिक्षार्थियों, इसी क्रम में 1982 में एक महत्वपूर्ण लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसका नाम है जनवादी लेखक संघ। और यह एक व्यापक कथा आंदोलन है और इसमें वर्ग संघर्ष, राजनीतिक चेतना, मजदूर सर्वहारा वर्ग के प्रति एक पक्षधरता, क्रांति चेतना, क्योंकि इन कहानीकारों का यह मानना है कि अगर क्रांति कहीं से संभव होगी, क्योंकि ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, इसलिए वो जानते हैं कि सर्वहारा वर्ग ही इसे आगे प्रसारित कर सकेगा। नई कहानी के दौर से लिखे आ रहे तमाम रचनाकार भी इसमें शामिल हैं, मसलन भीष्म साहनी, अमरकांत मार्कंडेय, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह या फिर सतीश जमाली, इसराइल, रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, विजयकांत, तमाम। और ये कथा आंदोलन बड़ा व्यापक आंदोलन है। इस पर अलग से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।